यस सर। ओके, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? कम तो नहीं आ रही? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। ओके, तो आज हम लोग जो है हम लोग रोटेशन वाला चैप्टर कर चुके हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन वाला चैप्टर है ना। और इंजीनियरिंग का जो बाकी है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का, वो है केवल सर्कुलर मोशन बाकी है। और मेडिकल वालों जो स्टूडेंट है हमारे, उन लोगों का जो है लॉज ऑफ मोशन और उससे पहले वाला वर्क एनर्जी पावर, सॉरी, ये बाकी है। तो आज की क्लास में इंजीनियरिंग का खत्म हो जाएगा सर्कुलर मोशन, तो उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। और मेडिकल का फिर जो है वर्क एनर्जी पावर और न्यूटन लॉ बचेगा, जो रिवीजन वाला पार्ट है उसमें। क्योंकि 3 चैप्टर की बात हुई थी हमारी, एंड these 3 चैप्टर वर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, एंड वर्क एनर्जी पावर, एंड सर्कुलर सॉरी रोटेशन मोशन या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों बैच का हो चुका है, इंजीनियरिंग मेडिकल का हो चुका है, ये इंजीनियरिंग का हो चुका है, एंड ये इंजीनियरिंग का हो चुका है। मैंने आज हो जाएगा कंप्लीट। मेडिकल का उल्टा स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ चल रहे हैं हम लोग मेडिकल के लिए। ठीक है, तो आज जो है हम लोग सर्कुलर मोशन कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, 2 तरह के होते हैं। तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और पेंडुलम के क्वेश्चन बनते हैं वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन के बनते हैं यूजुअली, कि कोई आपका जो है पार्टिकल है, कॉइन है, वो सर्कल में घूम रहा है, मान लो कोई डिस्क के ऊपर, तो कितना रोटेशन हो मैक्सिमम, ताकि उस पर स्लिप ना करे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर कोई साइकिल का जो बेंडिंग है, इसके डेरिवेशन, कार की बेंडिंग है ऑन द सर्कुलर कर्व, इसके डेरिवेशन, ये सब आपके जो है सर्कुलर मोशन में कवर होते हैं। तो आज इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो सर्कुलर मोशन समझने के लिए हमें 2 तरह के फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले क्लियर होने चाहिए। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं, वो हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। एक मिनट। यस, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों फोर्स जो है बार बार आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है डिफरेंस। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो आपको पता है कोई पार्टिकल, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है, कोई पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, अगर ये मूव कर रहा है तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पे एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये टुवर्ड द सेंटर लगता है। तो ये एफ जो है, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एज पर न्यूटन लॉ ये फोर्स लगना चाहिए। अब इसकी जो वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन यहाँ पे हम ड्राइव करते हैं, इसका डेरिवेशन है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, वी स्क्वायर बाय आर आता है, डेरिवेशन में डाला हुआ है, इसमें देख लीजिएगा आप यूट्यूब वाले चैनल पे। तो वी स्क्वायर बाय आर इसका डेरिवेशन करके आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा एम वी स्क्वायर बाय आर है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ये तो एम इंटू ए से आया। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट इसको प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे आपका अर्थ और सन का सिस्टम होगा, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा, यही फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकता है ये। कहीं पे ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का आपका सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस घूम रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इट कैन बी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। और कभी आप देखेंगे इसमें कि आपने धागे में पत्थर बांध के घुमा दिया, धागे में पत्थर बांध के घुमा दिया, तो यहाँ
टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो हम टेंशन फोर्स के बराबर लिख देंगे इसको। कभी आप देखोगे कि कोई चीज घूम रही है तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो घूम पा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। कोई भी फोर्स यहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो सेंट्रीपिटल इज अ जनरल टर्म, इट्स अ जनरल टर्म, जस्ट लाइक आपने बोला मिठाई स्वीट्स, और एक आपने बोला बर्फी लड्डू, तो ऐसे ये बर्फी रसगुल्ला ऐसे बोल दिया, तो ये जो है सेंट्रीपिटल इज अ जनरल टर्म। तो ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, टेंशन, फ्रिक्शन, कुछ भी, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। तो कोई भी फोर्स यहाँ प्रोवाइड कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, ट्वेल्थ में आप देखोगे, और भी हो सकते हैं। तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी हुई, ये एज पर न्यूटन लॉ है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है कि अगर हम जो इक्वेशन बना रहे हैं, अभी हमने जो इक्वेशन बनाई है, हमने एक ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे, और वो देख रहा है कि सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो उसने इक्वेशन ये बनाई है। अब मान लो ऑब्जर्वर इसके ऊपर ही से मैं इक्वेशन बनाऊं, है ना, इसके अंदर बैठा हुआ, मान लो मैं कार के अंदर बैठा हूँ या बस के अंदर बैठा हूँ, और मैं ही इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ही इसकी इक्वेशन बना रहा हूँ। तो ऑब्जर्वर अब आपका जो इक्वेशन बनाएगा, ऑब्जर्वर के हिसाब से ये रेस्ट में है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, तो इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होनी चाहिए, इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से इस पे जो फोर्स लग रहा है, देखो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, मान लो एफ जी, और एक और फोर्स लगेगा इस पे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर जो है ये सर्कल में घूम रहा है, तो अगर ऑब्जर्वर सर्कल में घूम रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और जो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर होते हैं, कल हमने देखा था, वो कौन सा फ्रेम बोलते हैं उसको, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर के फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा, एंड सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू इट्स एक्सेलरेशन होगी, तो सूडो फोर्स इस पे जो लगेगा वो इधर को लगेगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो m इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अंदर को है तो सूडो फोर्स बाहर को लगेगा। इस सूडो फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो ma आया है यहाँ पे, यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये कब लगा है? जब हमारा ऑब्जर्वर इसके ऊपर है, या हम इसके अंदर से बैठ के इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोलूंगा कि इसका नेट फोर्स इज जीरो, तो आई विल राइट एफ जी माइनस एम ए कितना होगा? अभी भी वी स्क्वायर बाई आर ही होगा, ए तो इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बनाता तो मैं लिखता एफ ग्रेविटेशन, या मैं लिखता इनफैक्ट एफ इक्वल टू एम ए, और एफ की जगह मैं लिखता एफ ग्रेविटेशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इक्वेशन ये बनाई है, और यहाँ पे इक्वेशन ये बनाई है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में ये दोनों जो है फोर्स है, ये दोनों फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है, लेकिन ये जो है मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये F इक्वल टू एम ए है इक्वेशन, और ये F इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो वो समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये F इक्वल टू एम ए इक्वेशन बनाई है, और A की वैल्यू पुट करी है हमने। तो यहाँ पे F जो है ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर आया है। यहाँ पे दोनों फोर्स हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि इसके हिसाब से वो कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से तो रेस्ट पे है पार्टिकल, तो इसके हिसाब से नेट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। इसने इक्वेशन ये बनाई है, इसके हिसाब से देयर इज सम एक्सेलरेशन, तो देयर इज सम एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू एम ए, इसके हिसाब से इक्वेशन ऐसे बनेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, केवल एक अप्रोच का फर्क है, एक बार मैं इक्वेशन बाहर से बनाऊंगा, एक बार अंदर से बनाऊंगा, तो वैल्यू वगैरह सेम आती है। तो इसमें आपको वो नहीं करना, कभी हम सेंट्रीपिटल बोल देते हैं, कभी हम सेंट्रीफ्यूगल बोल देंगे, तो इतना कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बस अप्रोच में फर्क है।
ठीक है। एक्चुअल अगर मैं फोर्स की बात करूं तो एक्चुअल फोर्स इस पे जो लग रहा होगा वो केवल एक फोर्स है, जो कि ये है या फिर ये है। दिस इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स, दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स, दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, तो ये इमेजिनरी फोर्स है, सूडो फोर्स है, क्योंकि तो अगर कोई ऐसे पूछता है आपसे कंपटीशन में कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक पार्टिकल घूम रहा है आपके अर्थ के चारों तरफ, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो उस पर नेट फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर है या सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स। ये तो आपने लगाया है न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए, तो हम केवल इतना ही लेंगे फोर्स। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे एक्चुअली, अगर आपसे पूछेगा तो उसका मतलब एक्चुअली में ये हो रहा है कि इस पे एक फोर्स लग रहा है और ये एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर। एक्चुअली जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसके कारण वो एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो जब ये ऐसा मोशन करता है इसका जो एक्सेलरेशन निकालोगे आप, एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड द सेंटर ही आता है। तो इस फोर्स के कारण इट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड द सेंटर। मूव तो ये इस पे कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आएगा, तो वी विल से कि इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इस पे नेट फोर्स जीरो है, ये तो हमने माना है, तो सूडो फोर्स की बात है। तो अब अगर हम ये कंसेप्ट समझ गए हैं तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सर्कुलर मोशन। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम कर लेते सर हैं पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए सर। पीछे वाली स्लाइड, जस्ट अ सेकंड लीजिए। सर हो गया। ओके, अब जो है कोई, पहले हम डेरिवेशन करते हैं। मान लो कोई कार जो है जा रही है और वो सर्कुलर पाथ लेती है, तो सर्कुलर पाथ लेने में उस पर जो फोर्स वगैरह लगते हैं या कितनी वेलोसिटी से वो जाएगी ताकि वो फिसले ना, अगर आप तेज वेलोसिटी से जाओगे तो फिसल जाओगे, तो आपको वो डेरिवेशन करना है। तो मान लो कि कार ऐसे जो सर्कल में मूव करेगी अगर, तो हमें देखना है कि इस पर कितना फोर्स जो है लगेगा या कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर सकती है। ठीक है, इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम जिससे मूव कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो ये फिसल जाएगी। तो वो स्पीड हमें निकालनी है, कितनी स्पीड हो सकती है, वी मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हम अभी लेवल रोड की बात कर रहे हैं, तो राउंडिंग या नेगोशिएटिंग लेवल रोड अगर हम लें तो ये हमें करना है। ठीक है, नाउ ये जो कार है सर्कल में मूव कर रही है, इस पे जो फोर्स लगेगा कार पे, जो फोर्स लगेगा, अब हम कोई भी एक अप्रोच ले लेते हैं, तो सेंट्रीपिटल वाली अप्रोच ले लेते हैं या सेंट्रीफ्यूगल वाली अप्रोच ले लेते हैं। तो मान लो मैं सेंट्रीपिटल वाली अप्रोच ले लूँ, तो मैं बोलूँगा कि इस पे जो फोर्स, ये जो मूव कर रहा है इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए गोल चक्कर में घूमने के लिए। इस कर्व में मान लो रेडियस आर है मेरा, तो इस कर्व में घूमने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर होना चाहिए। तो इतना फोर्स उसे चाहिए, अगर इतना फोर्स मिला तो ये घूम पाएगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स केवल फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्रिक्शन इस पे किधर को एक्ट करेगा? फ्रिक्शन को इधर को एक्ट करना पड़ेगा, ये तभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स इधर को एक्ट करेगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ को, है ना, क्योंकि ये कार जो है बाहर को स्लाइड करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन अंदर को एक्ट करेगा इसमें। तो फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग दिस वर्ड। अब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो हो सकती है म्यू एन तक, म्यू एन से नीचे हो सकता है फ्रिक्शन, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो यानी कि जो आपका फ्रिक्शन है, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उतना है, तो यानी आपकी एम बी स्क्वायर बाय आर जो है शुड बी दिस फोर्स, जो रिक्वायर्ड फोर्स है ये लेस देन होना चाहिए जो मैक्सिमम फोर्स है अवेलेबल। ठीक है, ये फोर्स अवेलेबल है मैक्सिमम, और ये आपको फोर्स रिक्वायर्ड है इतना। तो आपका जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल से कम होना चाहिए, तभी आप घूम पाओगे। तो आपका जो वी आएगा यहाँ से, अगर आप सॉल्व करोगे, अच्छा एम इसके वैल्यू पुट करोगे तो ये म्यू एम जी हो जाएगा, यहाँ पे एम से एम काट लोगे तो वी आपका आ जाएगा लेस देन म्यू आर जी का रूट। तो आपकी जो स्पीड है यहाँ पे, ये म्यू आर जी से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो ये फिसल जाएगा। तो या तो हम अपनी आर बढ़ाएं, यहाँ पे आर बढ़ाएंगे तो हम यूजुअली बढ़ाते भी, हम जो टर्न लेते हैं हम अंदर वाले साइड से टर्न नहीं लेते, आप देखे होंगे टर्न हम यूजुअली ट्राई करते हैं लंबे वाले साइड से टर्न में, अगर अवेलेबल वहाँ पे मैंने पॉसिबल है तो वी विल ट्राई टू टेक अ टर्न फ्रॉम द लॉन्गर साइड, ताकि हमारा आर ज़्यादा आए।
या फिर वहाँ पे म्यू बढ़ाएं हम लोग, तो म्यू की एक लिमिट होती है, म्यू तो टायर पे डिपेंड करता है, टायर और रोड पे, तो हम म्यू बढ़ाएंगे या फिर हम वेलोसिटी घटाएं अपनी, तो हम यूजुअली यहाँ पे वेलोसिटी घटा देते हैं जब हमारा सर्कुलर करना होता है। तो ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, म्यू आर जी का जो आया हमारा डेरिवेशन? सर यस सर। ओके, यस। सर अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस हो तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो स्ट्रेट चला जाएगा वो। ओके सर। ओके, इसलिए जब बारिश सर वगैरह फिर तो भी 0 आ जाएगा। V0 आ जाएगा, है ना? इसलिए जब बारिश वगैरह होती है आपकी तो कार स्किड कर जाती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना कारों के, तो इसलिए होते हैं क्योंकि अब फ्रिक्शन होता नहीं है, और आप अगर सेम स्पीड से घुमाने की कोशिश करोगे तो स्किड कर सकती है कार। और भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेक नहीं लगते वहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। चलिए, तो ये है हमारा। अब यहाँ पे क्या है, देखो फ्रिक्शन जो है ये वैल्यू बहुत कम आएगी आपकी, म्यू की वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू पुट करोगे, तो कई बार इससे पॉसिबल नहीं हो पाता आपका कि आप, अब आर भी कई बार लिमिटेड होता है, आर इतना लंबा आर देना कई बार पॉसिबल नहीं होता, कहीं पे पहाड़ है या कहीं पे मान लो नदी आ गई है, समथिंग आ गई, तो अब आर देना भी डिफिकल्ट हो जाता है इतना लंबा आर देना। तो हम कुछ और तरीका अपनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रोड की बैंकिंग कर देते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग मतलब एक तरफ से रोड उठा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ पे जब आप लोग जाते हो पहाड़ी रास्ते में, तो रोड एक तरफ से उठी हुई रहती है, जहाँ पे टर्न आते हैं, और भी जगह पे कहीं पे उठी हुई रहती है, आपके रेसिंग कार में मेरे ख्याल से आजकल जो आ रहे हैं उसमें भी उठी हुई रहती है कई जगह पे रोड, जहाँ पे टर्न आते हैं। तो हम बैंक कर देते हैं रोड को, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। तो रोड जो है ऐसे को एक साइड से उठा देते हैं। तो किधर से उठाते हैं हम लोग? आउटर साइड से उठा देते हैं। अगर हमारी रोड ऐसे आ रही है तो फ्रॉम द आउटर साइड वी विल बैंक द रोड, आपकी पूरी की पूरी जो रोड है वो हम बैंक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी रोड जो है बैंक होगी, तो इसके ऊपर से रोड बनाएंगे फिर हम। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? इससे क्या फायदा होता है? इससे हमें एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, तो हमें फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता ज़्यादा। यहाँ पे तो हमें फ्रिक्शन पे डिपेंड रहना पड़ रहा था जो पिछला डेरिवेशन था, लेकिन अगर हम इसको बैंक कर दें तो हमें एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, तो हमें फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो हम अगर इसको बैंक कर दें, ऐसा बैंक कर दें, तो यहाँ पे अब कार पे जो है एक और फोर्स लगेगा। क्या होगा, कार का जो नॉर्मल रिएक्शन है, मैंने टायर ऐसे बना दी, टायर्स किधर को होंगे, ऐसे होंगे इनफैक्ट, क्योंकि इधर को आ रही है कार, ऐसे दिखेगा आपको। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसे एक्ट करेगा इस बार, और एम जी ऐसे एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन को एक्ट करेगा। नाउ इन दिस केस ये जो आर है इसका एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा टुवर्ड द सेंटर, इस तरफ को, तो ये हमें एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आर का जो कंपोनेंट आएगा वो हमें निकालना है। तो मान लीजिए बैंकिंग अपने थीटा करी, तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा मेरे ख्याल से। इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये एडिशनल आर साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया आपके पास, जो आपकी हेल्प करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारा फायदा हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इसमें फ्रिक्शन भी कंसिडर करें, तो अब फ्रिक्शन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आपकी कार फिर बाहर को स्लाइड करने लगेगी, तो फ्रिक्शन अंदर को एक्ट करेगा, नीचे को एक्ट करेगा, मतलब इधर को। ज़्यादा स्पीड, मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए फ्रिक्शन इधर को लेंगे। अगर आपकी स्पीड कम है तो एक कार नीचे को स्लाइड करने लगेगी, तो फ्रिक्शन ऊपर को एक्ट करने लगेगा। तो फ्रिक्शन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड कितनी है। और अगर आपकी स्पीड इन बिटवीन कोई ऐसी स्पीड आ गई कि फ्रिक्शन देखो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू पहले कम हुई होगी, फिर जीरो हुई होगी, फिर इधर को हुई होगी, ऐसी फ्रिक्शन वैल्यू चेंज करता है अपनी, पहले वैल्यू को घटाता है, घटा के जीरो करता है, फिर डायरेक्शन चेंज करता है। तो कहीं पे फ्रिक्शन जीरो भी हुआ होगा, तो आपकी कोई ऐसी स्पीड भी होगी जहाँ पे फ्रिक्शन जीरो हुआ होगा। जहाँ फ्रिक्शन जीरो हुआ होगा उस स्पीड पे क्या होगा, आपका टायर पे मिनिमम फ्रिक्शन लगेगा, जीरो फ्रिक्शन लगेगा, तो आपकी वियरिंग और टीयरिंग ऑफ द टायर विल बी मिनिमम। उस केस में हमारी वियरिंग ऑफ द और टीयरिंग ऑफ द टायर विल बी मिनिमम अगर आपका फ्रिक्शन जीरो है तो। टीयरिंग ऑफ द टायर या वियरिंग ऑफ द टायर इज द मिनिमम, टीयरिंग एंड वियरिंग इज मिनिमम। अब हम ये कंडीशन निकालेंगे, अभी हम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं पहले, हम फिर फ्रिक्शन को जीरो पुट कर देंगे, तो हम देख लेंगे कि कौन सी वेलोसिटी ऐसी आ रही है इस पे वियरिंग एंड टीयरिंग मिनिमम होता है।
उसको हम पहले निकाल लेते हैं। और अभी हम मैक्सिमम स्पीड निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे तो फ्रिक्शन अंदर को एक्ट करेगा, जो मैक्सिमम स्पीड पे चलेगी आपकी कार, तो फ्रिक्शन अंदर को एक्ट करेगा, इसके कंपोनेंट फिर ब्रेक करने पड़ेंगे। सर ये फ्रिक्शन बाहर को कब एक्ट कर रहा था, एक बार फिर से बता दो। अगर आपकी मान लो स्पीड कम होगी, मान लो मेरी कार रुकी हुई है, सपोज रुकी हुई कार क्या होगी, इधर को स्लाइड करेगी mg sin थीटा के कारण, तो फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा उस पर, है यस ना। सर। तो अगर इसकी स्पीड काफी कम होगी तो इस पे नेट फोर्स इधर को आ जाएगा ये, तो ये फ्रिक्शन इधर को एक्ट करने लगेगा फिर, अगर स्पीड बहुत कम होगी ओके तो। सर। अच्छा, अब मैं निकाल लूँ ज्यादा स्पीड का केस। तो ज्यादा स्पीड में मेरा फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा, फ्रिक्शन की मैं कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूँ, तो फ्रिक्शन की दोबारा कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो फ्रिक्शन इधर को एक्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा है मेरा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर को जो है एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे को आ जाएगा मेरा एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन का एक और कंपोनेंट आ गया मेरा एफ साइन थीटा, और इधर को आ गया एफ कॉस थीटा। तो अब मैंने सारे फोर्सेस को ब्रेक कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। आप चाहते तो आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे ब्रेक किया है एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो मेरे सारे कंपोनेंट आ गए, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ वैल्यूज। तो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे इक्वेशन हम जब बनाएंगे तो इक्वेशन एक तो हमारी ये दोनों जो फोर्स होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और अगर मैं वाई डायरेक्शन में बनाऊंगा तो ये फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। मेरी जो इक्वेशन बनेगी अलोंग वाई डायरेक्शन अगर मैं बनाऊँ, मैं लिखूंगा एफ वाई इज 0, एफ वाई मेरा हो जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, सॉरी एम जी प्लस एफ साइन थीटा, यहाँ साइन नहीं आएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा आ जाएगा। ये हुआ आपका वाई डायरेक्शन में। और अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बनाऊं, या रेडियल डायरेक्शन बोल सकता हूँ उसे मैं, ये रेडियल डायरेक्शन है मेरी अंदर की साइड को, तो इसमें मेरी इक्वेशन बन जाएगी एफ एक्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ एक्स यहाँ पे ये होगा, एफ एक्स मेरा जो था यहाँ पे एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये दो इक्वेशन मेरी बन गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मुझे निकालना क्या है, कुल मिला के मुझे वेलोसिटी चाहिए ये वाली, कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, ताकि मैं टर्न ले पाऊँ। तो यहाँ पे मुझे अननोन हटाने पड़ेंगे अपने। अननोन यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रिक्शन इज अननोन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज द अननोन। थीटा आपको पता होगा, एम वगैरह पता होते हैं हमें गाड़ी के, हमें थीटा पता होता है बैंकिंग कितनी हुई है हमारी, कितनी करी हुई है हमने। तो यहाँ पे फ्रिक्शन अननोन है और आर अननोन है, इन दोनों को हमें आउट करना है। तो इनको आउट करने का तरीका ये है कि मैं फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दूँ मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन के बराबर, दूसरा फिर मैं आर को इक्वेट कर दूँ तो मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे ये। मैं एक तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ले लेता हूँ, क्योंकि जब मैक्सिमम स्पीड मेरी होगी तो उसमें मेरा फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, कार विल बी जस्ट अबाउट टू स्लाइड जब मेरी बहुत तेज स्पीड होगी। तो मैं फ्रिक्शन को जो है म्यू आर के बराबर ले सकता हूँ। तो फ्रिक्शन को मैं म्यू आर ले लेता हूँ। तो अगर मैं फ्रिक्शन को म्यू आर पुट करूँ तो इसी में पुट कर देता हूँ, आर कॉस थीटा मेरा हो जाएगा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू आर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। मान लो इसको अगर मैं फिर यहाँ पुट करूँ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ, तो ये हो जाएगी म्यू आर, फ्रिक्शन की जगह म्यू आर आ जाएगा इंटू कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास ये। अब मुझे आर को एलिमिनेट करना है, तो आर को यहाँ से कॉमन वगैरह ले सकते हो आप चाहो तो दोनों तरफ से हम आर को कॉमन लेके इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम 2 इसको मान लेते हैं अभी। अब यूजिंग 1 हम आर निकालते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है मेरी, इससे मैं आर निकालूंगा तो इसको आर को यहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी के। इक्वेशन नंबर 3 होगा मान लीजिए। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2
यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर कॉमन आएगा तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा, आर कॉमन आएगा तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हमारा एम बी स्क्वायर बाय आर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर हमारा हट जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो आर हट जाएगा, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, एम से एम हो जाएगा, जी बाय वी स्क्वायर बाय आर, वी को यहाँ कर दो तो ऐसे कुछ बन जाएगा ये। अब इसे अगर और सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ साइन थीटा से, या कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ मैं, कॉस से अगर मैं डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा आपका 1 माइनस म्यू टेन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू प्लस टेन थीटा इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो मेरा ये है। ठीक, अब मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी, ये वी स्क्वायर आया, और अगर वी निकालूंगा तो ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा आर जी। तो ये मेरी जो है स्पीड आई है मैक्सिमम, जिससे कि मैं टर्न ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आ रही है, इससे मैं टर्न ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं म्यू को 0 कर दूँ तो आपकी कंडीशन आ जाएगी कि अगर फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे, या फिर आप बोलें कि आपकी जो स्पीड हो ऐसी हो कि वेयरिंग टियरिंग मिनिमम हो, तो म्यू को 0 पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट वी इक्वल टू फ्रिक्शन 0, मतलब म्यू वहाँ पे 0 मान सकते हो आप, तो आपका वी जो है आ जाएगा कितना, नीचे सब 0 हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, तो आ जाएगा टेन थीटा आर जी या फिर आर जी टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ये आती है, टेन थीटा यहाँ पे हमारा बैंकिंग का थीटा है, तो वहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा कितना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। सर एक बार इससे पिछली वाली दिखा दीजिए स्लाइड। ओके, सर इधर नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट ने हमारे जो सेंट्रीपिटल फोर्स था उसको बढ़ा दिया ना, जो हमारा एन साइन थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है उसने क्या किया, उसने हमारे सेंट्रीपिटल एस्केलेशन को बढ़ा दिया ना इस केस में जब हमने इसको लैंप पिक कर दिया। हाँ उसने हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट ने हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया ना, तो हमने इसको कंपोनेंट को जो है कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमने ये आर साइन थीटा इक्वल टू ये जो लिखा है यहाँ पे। यस सर। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा फिर ज़्यादा आया इसलिए, तो वी भी ज़्यादा आएगा फिर। यस सर, हाँ फिर हमें ज्यादा मतलब इधर की तरफ एस्केलेशन मिल गया, तो ज्यादा वेलोसिटी चला पाएंगे। बिल्कुल, अगर ये ना होता, मान लो केवल ये होता, तो फिर हमारा ये इतना होता है इसके बराबर, तो कम आता आपका वी का वैल्यू। हाँ सर। यस सर, हो गया अभी वाला। डन, ये सबने कर लिया, क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके, फॉर्मूला याद रखने के लिए तरीका ये है यहाँ पे कि जो फॉर्मूला आपका आया था म्यू आर जी आया था, और जो अभी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है वो टेन थीटा आर जी आया है, तो बस यहाँ पे म्यू की जगह पे टेन थीटा को रिप्लेस करना होता है, तो फॉर्मूला आपका सेम आ जाता है वही। तो अगर आपको याद करना है ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे म्यू की जगह टेन थीटा करना है बस आपको। तो ये फार्मूला यूजुअली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आपको यूज करना होता है। इस पे यूजुअली क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल डेरिवेशन के लिए है ये, क्वेश्चन नहीं आते इस पे यूजुअली। क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आएंगे आपके, या फिर जो भी आपने अभी ड्राइव किया है पिछला वाला, इस पे आएंगे।
यस ओके, नेक्स्ट हमारा है, एक और तरीका होता है आपका, कार के लिए तो आपने बेंडिंग कर दी और बैंकिंग ऑफ द रोड। एक होता है साइकिलिस्ट, आपके जो होते हैं साइकिल जो चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, वो लोग टर्न लेते वक्त बेंडिंग हो जाती है उनकी, मैंने एक तरफ को झुक जाते हैं, उससे भी हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं कि बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट जो होती है कितनी होनी चाहिए, या मोटरिस्ट जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि आपकी जो साइकिल में जो जा रहा है पर्सन, वो जो है एक तरफ को झुक जाता है, किधर को झुकता है, अंदर की साइड या बाहर की साइड? अंदर की साइड। अंदर की साइड। तो अंदर को झुक जाते हैं हम लोग। तो अंदर से जो हम बैंड होते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि जो साइकिल होती है, तो साइकिल का जो, मान लीजिए ये टायर है साइकिल में, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कुछ ऐसे एक्ट करने लगता है इधर को, ठीक है। यानी कि साइकिलिस्ट जो है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, उस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगने का मतलब क्या है कि इसका एक कंपोनेंट इधर को लगेगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा आपको। तो साइकिलिस्ट अगर अंदर को बेंड करेगा, पहले ये स्ट्रेट था तो पहले नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा था, अभी थोड़ा झुक गया तो नॉर्मल रिएक्शन इधर को आ गया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर को आ गया, तो ये कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा एडिशनल। तो इसके कारण आपको एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, मान लो इसमें जो बेंडिंग करी है वर्टिकल से, थीटा ये बेंड हुआ है, अगर ये एंगल हमारा थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो एन का जो कंपोनेंट बनेगा इधर को हमारा इस बार कितना बन जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे कंपोनेंट इधर को जो बनेगा वो एन साइन थीटा होगा, और इधर को जो कंपोनेंट बनेगा वो एन कॉस थीटा होगा, ठीक है। एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा। अब जो एन साइन थीटा होगा वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो वी कैन राइट एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड एन कॉस थीटा को लिख सकते हैं एम जी के बराबर। एन का जो कंपोनेंट था, पहले एन इक्वल टू एम जी था, अब एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा जब ये बेंड कर गया। तो पहले एन इक्वल टू एम जी था, अब एन का कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। tan theta equal to v square by g, this is the theta for the bending of the cyclist। तो फार्मूला सेम आया, फिर दोबारा वही v इक्वल टू रूट टेन आर जी वाला जो फार्मूला वही आया, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा एक अलग चीज है, वहाँ पे टेन थीटा जो है बेंडिंग का था, सॉरी बैंकिंग ऑफ द कर्व का जो एंगल आएगा, एंगल ऑफ बैंकिंग वो था, और यहाँ पे जो है बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट फ्रॉम द वर्टिकल है थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर द बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। यस सर। Okay, so this was one more derivation. अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की, जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके स्कूल में या बोर्ड है उसमें, सॉरी नीट जेई में, तो ऐसे बनते हैं कि मान लो यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है और ये मान लीजिए डिस्क आपकी घूम रही है अबाउट वर्टिकल, तो कॉइन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो आप कॉइन में ऐसे लिखोगे, आपका जो फोर्स होगा इस पे, जो कॉइन पे फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, जो से चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, इसे म्यू एम जी प्रोवाइड कराएगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है ज़्यादा होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर से, या फिर आपका म्यू एम जी ज़्यादा होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर से, तो आपका वी जो है कम होना चाहिए इतने से। तो वहाँ से हम निकालेंगे कि हमारा वी कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट, ये क्वेश्चन है, एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप
हॉरिजॉन्टल लूप एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। ये एक हॉरिजॉन्टल लूप लेता है इस स्पीड से with its wing inclined at 15 डिग्री। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ विंग। और टेन थीटा का वैल्यू जो 10-15 डिग्री का वैल्यू आपको दे रखा है उसको आप निकाल भी सकते हो, जो लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे 1045 माइनस 1030 करके। ये आपको दिया हुआ है, आंसर बताना आपको। सर फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करना इसमें? नहीं, एयरप्लेन में फ्रिक्शन कैसे लगाओगे? एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप मतलब हवा में है। हम्म। साइकिल वाला केस हो गया ना, ये साइकिल की तरह साइकिल बेंड करती है। साइकिल पे नॉर्मल एक्शन लगता है, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगेगा, जो प्रेशर डिफरेंस आता है बर्नौलीज थ्योरम से। सेम केस है, उसकी तरह फॉर्मूला तो वही लगेगा सेम। सर 15 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर, हाँ करेक्ट है, 15.2 किलोमीटर है आंसर। बाकी लोग यस सर, हो गया। 10 या 9.8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो उस तरह 9.8 लिया आपने, 10 दिया होगा। यस सर। ओके, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15.2 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं, आई होप ये सबको क्लियर है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 3 फॉर्मूला आपने ड्राइव किए हैं, सेम ही है तीनों, रूट ऑफ म्यू आर जी करके हैं, या रूट ऑफ टेन थीटा आर जी है, वी का वैल्यू।
अब करते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ये हमने हॉरिजॉन्टल की बात करी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है जब, तो क्या होता है, और वो भी तब केस है जब आपने मान लो एक पेंडुलम को कोई स्पीड दे दी और यहाँ से घूम रहा है, तो जब ये घूमेगा तो इसकी स्पीड कम होगी यहाँ पे, जैसे ये ऊपर जाएगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पे एनर्जी तो कंजर्व रहेगी लेकिन आपकी स्पीड चेंज होती जाएगी, इसलिए उसकी स्पीड जो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो इट इज अ काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो हम बात कर रहे हैं अभी नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपने पार्टिकल को मान लीजिए v वेलोसिटी दी है, तो आपको देखना है कि ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा पहले तो या नहीं कर पाएगा, उसके लिए v कितनी चाहिए, एक तो ये रिक्वायरमेंट है। तो सर्कुलर मोशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा डिपेंड करता है कि ये बीच में जाके कहीं पे स्लैग ना हो जाए। तो अगर ये स्लैग कहीं पे होगा तो ये फिर वहाँ पे जो है स्प्रिंग आपका जो स्ट्रिंग है सॉरी, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, वापस आ जाएगा फिर ये। तो क्या होगा, आप इसकी टेंशन निकालोगे हर पॉइंट पे। तो मान लो हम टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो मैं इस पॉइंट पे पहले टेंशन निकालता हूँ, इस पॉइंट पे टेंशन क्या आएगी आपके हिसाब से, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। ये नेट फोर्स जो है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, टी माइनस एम जी फोर्स। तो ये ए पे इक्वेशन बनेगी, उसको वी ए ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब मान लो ये इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे मेरा एंगल ये थीटा है, तो यहाँ पे टेंशन विल बी डिफरेंट, सपोज टी डैश या टी बी मान लो, जो भी मानना चाहो आप। एम जी यहाँ पे इधर को एक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो इसका एम जी का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा आपको, तो एम जी का कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये जो है ऐसे, ये एंगल थीटा है आपका क्योंकि ये थीटा है, तो इधर को कंपोनेंट मेरा एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। अगर इधर को ब्रेक करूँगा तो एम जी कॉस थीटा। तो इस बार जो इक्वेशन बनेगी इस पॉइंट पे, बी पॉइंट मान लो, तो ये ए पे है, बी एट ए। अब बी पॉइंट पे अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो बी पॉइंट पे क्या लिखूंगा मैं, टी बी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी बी का स्क्वायर बाय आर, एट बी है इक्वेशन। तो अगर मैं टी निकालूँ यहाँ पे तो टी कितना आ जाएगा मेरा, टी आ जाएगा मेरा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये मेरा टी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो ये हर पॉइंट पे थीटा के अकॉर्डिंग जो है आपका टी वेरी करेगा, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट थीटा होंगे, है ना। डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट थीटा होंगे तो डिफरेंट आपकी टेंशन आएगी, वेलोसिटी भी डिफरेंट आएंगी डिफरेंट पॉइंट पे। तो हमें देखना है कि मैंने क्या होगा इसमें, है ना। तो वेलोसिटी अगर मैं निकालूँ तो वेलोसिटी निकाल सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ तो एम जी एच वगैरह करके आपने ऑलरेडी क्वेश्चन किए होंगे। यहाँ पे हम एच हाइट ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो एम से एम काटेंगे तो फिर हमारा वी बी वगैरह आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये हम करके निकाल सकते हैं टेंशन डिफरेंट पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। अच्छा, अब आपका जब थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे थीटा 0 होगा, यहाँ पे घटता जाएगा कॉस थीटा, और जब 90 होगा यहाँ पे तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कॉस जो है 90 से 180 में नेगेटिव होता है। तो यानी कंटिन्यूसली कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, और वी की वैल्यू भी घट रही है, वी की वैल्यू भी घट रही है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली घट रही है, तो हमारी टेंशन जो मिनिमम आएगी वो आएगी इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। टेंशन विल बी मिनिमम एट डी।
ठीक है, अब हमें चेक ये करना है कि ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सर्कुलर मोशन कर पाने के लिए कंडीशन ये है कि कहीं पे भी ये स्लैग ना करे। कहीं पे भी स्लैग ना करने का मतलब टी कहीं पे भी जीरो ना हो। तो अगर हम डी पे चेक कर लें, मान लो यहाँ पे अगर जीरो नहीं हो रहा तो कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी जगह तो टी सबसे कम तो यहीं पे है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होगा टी, तो कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। तो हम डी पे चेक कर रहे हैं कि टेंशन हमारा जीरो है या नहीं है। तो टेंशन है टी, डी निकालने की कोशिश करते हैं। तो डी पे हमारा जो फिगर बनेगा, टेंशन इधर को होगी, एम जी भी इधर को होगा, और इसकी अगर वेलोसिटी इधर को वी डी है तो वी कैन राइट एम जी प्लस टी इक्वल टू एम वी डी का स्क्वायर अपॉन आर। ये कंडीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब हमें निकालना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है यहाँ पे ताकि ये गिरे ना। तो जब मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे होगी तो मिनिमम वेलोसिटी में क्या कंडीशन आ जाएगी, टेंशन लगभग जीरो होने वाली होगी, है ना। जैसे आप अगर वेलोसिटी मान लो ज्यादा है तो टेंशन ज्यादा होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे वेलोसिटी कम करते हो टेंशन कम होती जाएगी। तो फॉर मिनिमम टेंशन या जीरो टेंशन ये चीज जो है जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी हमारी यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी और टी इक्वल टू जीरो, वी डी कितना आएगा यहाँ से, एम से एम कट जाएगा तो रूट जी आर। मेरी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट जी आर होनी चाहिए। इस केस में मेरी टेंशन विल बी मिनिमम। तो ये ऐसी कंडीशन है जहां पे कि ये घूम पाएगा, और इतनी कम से कम इसे वेलोसिटी चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतनी कम से कम चाहिए रूट जी आर। तो टॉप पे जो वेलोसिटी होती है मेरी रूट जी आर होनी चाहिए। इतना क्लियर सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे टेंशन विल बी जीरो एंड वी डी विल बी रूट जी आर। नाउ अगर ये वेलोसिटी मिनिमम है तो हमने यहाँ कितनी वेलोसिटी दी होगी, हमें ये निकालना है कि ए पे हमने वेलोसिटी उसे कितनी दी होगी ताकि यहाँ पे जीरो वाली केस आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको फिर उतनी कम से कम। तो हमें निकालना है वी ए कितना होगा, हमें वी ए निकालना है। तो फॉर दिस कंडीशन वी ए कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। अप्लाइंग conservation of energy between A and D पॉइंट माना था हमने, A and D। तो कंजर्वेशन एनर्जी लगाओगे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो A पॉइंट पे होगी वो होगी हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, ये हो जाएगी हाफ एम वी डी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे एम जी एच। एच यहाँ पे हो जाएगा 2r के बराबर, क्योंकि यहाँ पे r प्लस आर 2r है। तो इतना हो जाएगा। यहाँ से आप वी का वैल्यू आप निकाल चुके हो ऑलरेडी। वी का वैल्यू आपका रूट जी आर आया था, तो यहाँ पुट कर देंगे। पहले तो हम काट लेते हैं सारे। तो वी ए का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी डी का स्क्वायर। वी डी आ गया रूट जी आर, तो ये जी आर आ गया बाय 2 प्लस 2 जी आर, यानी कि ये हो गया आपका 5/2 जी आर। तो 2 से 2 कटेगा तो वी ए हमारा जो आ गया रूट 5 जी आर। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड हमारी होती है वो होती है रूट 5 जी आर के बराबर। तो यहाँ पे हमें मिनिमम स्पीड चाहिए रूट 5 जी आर। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप बीच वाले पॉइंट पे निकालना चाहोगे, यानी कि इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे, तो कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हो दोबारा। तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगी रूट 3 जी आर। सिमिलरली वी सी विल बी रूट 3 जी आर। तो ये आपकी स्पीड आ जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वाली और रूट जी आर वाली। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होती है कई बार, तो दोनों वैल्यू में पता होनी चाहिए। बॉटम पे रूट 5 जी आर, टॉप पे रूट जी आर। सर ये वी डी स्क्वायर जी आर बाय 2 कैसे आ गया? पी डी स्क्वायर जी आर वी डी स्क्वायर
GR/2 कैसे है? VD हमारा रूट GR है ना, हमने देखा तो VD हमारा कितना है? वो अच्छा सर, वो हाफ उसके साथ था, सही है हाफ तो हाँ है, मैंने हाफ नहीं देखा सर, VD की वैल्यू GR/2 VD स्क्वायर GR/2। ओके ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन हमारा निकालें अगर हम, तो हमारा टॉप पॉइंट पे 0 था, टॉप पॉइंट हमने D माना है, D पे हमारा टेंशन 0 था। अगर आप TA निकालोगे तो TA पे टेंशन हमारा जो आ रहा था यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आ रहा था टेंशन, तो यहाँ पे √5 GR पुट करोगे, तो √5 GR जब पुट करोगे यहाँ पे तो 5 mg आ जाएगा ये, और प्लस mg ये हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे टेंशन 6 mg आ जाएगा, है ना। VA की जगह पे √5 GR पुट करोगे तो R से R कट जाएगा, तो 5 mg प्लस 6 mg 1 mg आएगा, तो 6 mg, यहाँ पे टेंशन 6 mg आएगी। अगर आप C पे पुट करोगे तो वहाँ पे 3 mg आएगी इस केस में। दिस इज द केस फॉर मिनिमम वाला, है ना। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना हो, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। और अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक रॉड है, अगर मान लो इसको रॉड पे बांध के घुमाऊं, रॉड पे बांध के वर्टिकल में, तो रॉड ये मासलेस है, ठीक है, इसका मास 0 है। तो इसमें फर्क क्या पड़ता है? इसमें फर्क ये पड़ता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वहां पे आपको कितनी चाहिए वेलोसिटी? √GR चाहिए थी। अगर √GR नहीं मिलेगी आपको तो आपका ये बॉल नीचे गिर जाएगा, लेकिन यहाँ तो नीचे गिर ही नहीं सकता क्योंकि रॉड है। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चाहिए? यहाँ पे आपको स्लाइटली मोर देन 0 चाहिए, स्लाइटली मोर देन 0। तो यहाँ पे V जो है स्लाइटली मोर देन 0 से भी काम चल जाएगा, √GR की जरूरत नहीं है। कौन से केस में बोल रहा हूँ? अगर ये हमारी मासलेस रॉड में बांध के घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी स्लाइटली मोड तो उसको हम 0 ले लेंगे, यहाँ पे V को 0 मान लेंगे, उससे फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह लगा के यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हैं और डिफरेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिफरेंट पॉइंट पे। तो यहाँ पे फिर केस हमारे आंसर जो है डिफरेंट आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से इस बार जो है √4GR आ जाएगा। तो रॉड में और स्ट्रिंग में फर्क है, स्ट्रिंग में उतनी वेलोसिटी चाहिए आपको, यहाँ पे नहीं चाहिए। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सर इसको हम घुमा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहे हैं या फिर एंड्स के अबाउट? एंड ये रॉड यहाँ पे मैंने, ये अलग अलग रॉड है, ये एक रॉड है, मैंने ये रॉड को घुमाया, मैंने पूरा रॉड इतनी बड़ी है केवल, ठीक अच्छा है, ठीक है। इसके एंड के अबाउट घुमा रहा हूँ मैं। इसका जो ठीक है, और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके, ये आपकी ऐसे है कि आप बाल्टी में पानी भर के घुमाओ, तो अगर तेजी स्पीड से घुमाओगे तो पानी नीचे नहीं गिरेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी। अगर आपकी इसकी स्पीड यहाँ पे √GR से ज़्यादा होगी तो ये जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है इट विल नॉट फॉल ऑन यू, ठीक है। और सिमिलरली जो है, जो मोटरसाइकिल वाला होता है, ऐसे घूमते हैं ना सर्कस में, ऐसे टर्न ले लेते हैं पूरा, तो यहाँ पे भी आपका अगर वेलोसिटी √GR से ज़्यादा है तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये सब आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका थ्योरी वाला पार्ट इज कंप्लीटेड। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई है, डिफरेंट डिफरेंट जो केस हमने किए हैं। नहीं, क्या निकल गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. एक बार इससे पिछले वाली कर दीजिए स्लाइड। सर हो गया। ओके, क्वेश्चन लिख लेना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें बोला एक साइक्लिस्ट
riding at a speed of 14√3 takes a turn around a circular road. Radius 20√3 meter. Question है what is his inclination with horizontal? Inclination with horizontal. सर 60 डिग्री 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। यस सर जो हमने ड्राइव किया था, हमने वर्टिकल से ड्राइव किया था ना, फॉर्मूला tan थीटा 30 डिग्री आ जाएगा 30 है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से। 30 कैसे है? हमने जो ड्राइव किया था फॉर्मूला ये था ना, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। यस सर, तो हमने थीटा कहाँ से लिया था? वर्टिकल से लिया था ना, यस सर। सेक्वेंस के केस में आ गया ये रहा। हमने एंगल थीटा वर्टिकल से माना था, फिर माइनस करना है। ओके माइनस कर लेंगे 90 से। सर। फिर वो जो हमने एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने 15 डिग्री माना था वो तो हॉरिजॉन्टल से माना था ना उसमें। उसमें क्या लिखा था? विंग्स आर इंक्लाइंड एट 15 सर डिग्री। बराबर से विंग इंक्लाइंड एट 15 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू हाँ, तो उसमें हमने वर्टिकल से इंक्लिनेशन माना होगा, यानी इसका, यानी हमने ये एंगल 15 माना होगा। सर वैसे इसमें गिवन नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे? गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे? उसको फिर बताना पड़ेगा उसमें कि कितना है ये। अगर हमने ये हॉरिजॉन्टल से माना होगा मान लो, तो क्या होता? वैसे इंक्लिनेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से होता है यूजुअली। तो अगर ये थीटा यहाँ पे होता फिर तो यहाँ पे हमें 5 डिग्री लेना चाहिए था। 75 डिग्री लेते फिर आप, हैं तो अब लिखना चाहिए इसे कि कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से है या वर्टिकल से है। सही बोल रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिर हमें लेना चाहिए, कम लेना चाहिए एंगल। क्योंकि आपका जो फोर्स लगेगा तो ऐसे लगेगा अगर आपके विंग ऐसे इंक्लाइंड है तो। करेक्ट। यही तो होता है बोर्ड के क्वेश्चन में, पूरी इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, आधे आधे क्वेश्चन होते हैं, तब वो क्वेश्चन में वही करने पड़ते हैं। भागिए वापस। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है साइकिलिस्ट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, लेवल रोड पे है ये, लेवल रोड, टेक अ शार्प टर्न रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग हिज स्पीड, स्पीड को रिड्यूस नहीं कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। कह रहे विल ही स्लिप, विल साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न, विल साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग टर्न। यस सर। कितना स्पीड आ रहा है इसमें मैक्सिमम जो हो सकता है? मैक्सिमम तो √3 आ रही है। √3
इसमें आ रही है इसकी आई थिंक 5 आनी चाहिए शायद मीटर पर सेकंड में। एक मिनट रुको, आपकी 5 है और इसकी हाँ इसकी 3 आ रही है। ठीक है, निकाल लोगे इसे तो इजी है तो। ओके, इसको क्लियर हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर हो गया। हो गया, ओके। इसके अंदर यही फॉर्मूला रहेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। हाँ यहाँ पे क्योंकि बेंडिंग नहीं कर रहा ना, ये कह रहा है विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड, इसने कुछ बोला नहीं बेंडिंग वेंडिंग के बारे में, तो म्यू आर जी कर लेंगे। तो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? इससे देख लो वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी, आपकी जो वेलोसिटी आ रही है यहाँ से √3 आ रही है मेरे ख्याल से ना, यस सर। और आपकी एक्चुअल वेलोसिटी जो दे रखी है वो 18 का निकालोगे तो कितनी आएगी? 18 × 5 मीटर, 18 करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड। तो ये ज़्यादा है स्पीड आपकी, और जो अवेलेबल स्पीड है वो कम है, तो फ्लिप करेगा। यस, ठीक। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कार ऐसे सर्कल में जा रही है, उसके 2 टायर जो है इनमें, इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर मैं फोर्स क्या करूँ, मैंने उसके कार के ऊपर बैठ के मैं एनालिसिस करूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा बनाऊंगा मैं mv²/r। ठीक है, और क्या बोलूँगा इसमें कि नॉर्मल एक्शन मेरे को लग रहा है, और एक mg लग रहा है नीचे। ठीक है, इसके जो 2 टायर हैं, दोनों टायर पे क्या सेम नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? n/2 ये किसी टायर पे ज़्यादा लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन विल इट बी सेम ऑन बोथ द टायर्स, या किसी टायर पे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? बताओ। मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों की? राइट वाले पे ज्यादा लगेगा। राइट वाले पे ज़्यादा, ऐसा क्यों? टॉर्क बैलेंस करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। टॉर्क बैलेंस करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका जो फोर्स है वो इस वाले पे ज़्यादा होगा, n2 विल बी मोर देन n1, n2 विल बी मोर देन n1। ठीक है, अगर मान लो इसकी स्पीड आप बढ़ाता रहूँ तो एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि आपका जो n1 है वो 0 ही हो जाएगा, सारे का सारा फोर्स कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे n2 पे। तो अगर मैं ज़्यादा स्पीड से बढ़ाऊँ, मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन में होगा ना वो? मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन में, हाँ ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन में क्या होगा, ये फोर्स जो है इसको ये घुमाने की कोशिश करेगा इसको, है ना, तो ये इसको जो है एक तरह से ऐसे घुमाएगा गाड़ी को, टॉपलिंग करने की कोशिश करेगा, गाड़ी पलट जाती है ना कई बार आपकी, जो कहते हैं बस पलट गई, कुछ पलट गया। तो सर ये तो इस पे क्लॉकवाइज भी सारा टॉप लगेगा, इसी कारण से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। हाँ, इस पे जो टॉर्क लगेगा, अगर मैं इसके अबाउट देखूँ तो इस पे सारा टॉर्क जो है, इसका और इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो है ट्राई करेंगे कि इसको क्लॉकवाइज घुमाने का, तो ये जो फोर्स है अगर बढ़ता जाएगा तो इसको क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो पलट जाएगी गाड़ी आपकी। तो सर ये बैंकिंग वाला रोड है?
नहीं, ये नॉर्मल लोड मान लेते हैं कि नॉर्मल लोड पे है, बैंकिंग नहीं है। सर तो फिर N2 में कैसे, N2 कैसे ज़्यादा हुआ? N2 ज़्यादा क्यों होगा? N2 ज़्यादा इसलिए होगा ना कि देखो कोई भी जो आपकी बॉडी होती है उसके दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। अब अगर मैं मान लो इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखूं, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो वर्टिकल फोर्स इक्वल टू ये वर्टिकल फोर्स आपस में बराबर होंगे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन Yes, के sir. ऐसे कुछ बनेगा ये, ठीक है। तो फोर्स Yes, बैलेंस sir. हो गया। अब मैं टॉर्क की बात करूंगा, इस पे टॉर्क की देखूं, तो मैं अगर मान लो इसके अबाउट टॉर्क लेता हूँ, सपोज इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। Yes, sir. अब क्या बचा मेरे पास, एक mg बचा, Yes, sir. है ना, और एक नॉर्मल रिएक्शन n2 बचा। ये Yes, sir. n2 इन दोनों का समी था, n1 और n2 का, तो होगा नहीं। एक तो mg बचा, एक n2 बचा, और एक ये बचा, तीन चीजें बची। तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं, पॉइंट अबाउट ओके, ये मान लो पॉइंट ओ है, तो mg का टॉर्क आएगा एक तो mg इंटू L/2, है ना। ये कैसा टॉर्क आएगा, क्लॉकवाइज। Yes, sir. और n2 का टॉर्क कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना आएगा, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, n2 इंटू L, मान लो डिस्टेंस यहाँ पे L है इन दोनों के बीच का, n2 इंटू L। तीसरा टॉर्क हमारा इसका आएगा, इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, mv²/r इंटू हाइट, जो भी हाइट होगी इस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। Yes, sir. कैसा टॉर्क आएगा ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। Yes, sir. सर ये डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालूंगा? नहीं, तो ऐसे सीधा देखा ना, ये ऐसा आपका फोर्स लग रहा है, इसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, तो इसको कैसे घुमा सकता है, ये ऐसे घुमा सकता है ना, इसके अबाउट अगर ऐसा फोर्स आप लगाओगे इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे तो घुमा सकता है सर, Yes, sir. ठीक है। अगर आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो वैसे घुमा सकता है। Yes, sir. राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो, आर क्रॉस एफ। तो ये टॉर्क है तीनों, ठीक है। Yes, sir. अब ये टॉर्क है, अब मान लो n2 आपका, अगर मान लो दोनों नॉर्मल रिएक्शन बराबर होते हैं, तो n2 कितना Yes. होता, n/2 होता भाई, n जो है आधा Yes, यहाँ sir. होता, आधा यहाँ Yes, होता, sir. तो हमारा ये n/2 होता टॉर्क। तो ये क्या लिखते हैं आप, n, और n कितना होता है, n mg के बराबर होता। Yes, sir. तो आपका ये जो टॉर्क आता है कितना आता है, mg/2 इंटू L, ये आता, अगर Yes, दोनों sir. बराबर होते तो। Yes, sir. तो ये इसको बैलेंस कर सकता था, ठीक है। Yes, sir. लेकिन फिर ये टॉर्क कहाँ जाएगा, इसको बैलेंस कौन करेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ाना जरूरी है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या होगा कि आपका जो ये n2 है ये mg/2 से ज्यादा हो जाएगा, यानी जो mg वेट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो यहाँ ज्यादा आ जाएगा इस वाले टायर पे, भार वाले टायर पे, तो ये टॉर्क आपका बढ़ जाएगा ये वाला, Okay. ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाहर वाला नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अंदर वाले नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब मान लो टॉपलिंग की कंडीशन आती है, जब बिल्कुल टॉपल करने वाली कंडीशन आ गई, टॉपलिंग वाली कंडीशन जब आपकी आएगी तो सारे का सारा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, होते होते सारा mg यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बाहर वाली साइड को। जब आपका मान लो वेलोसिटी मान लो बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, ये वाला टॉर्क बढ़ता जाएगा आपका, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए फिर आपका, तो ये बढ़ने के लिए क्या होगा, n2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते कंडीशन आ जाएगी कि सारे का सारा आपका जो n2 की वैल्यू है वो mg के बराबर हो जाएगी, यानी आपका ये वाला टायर में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, सारा का सारा mg कहाँ चला जाएगा, n2 पे। तो माने आपका ये वाला टायर जो है जमीन छोड़ने लगेगा, और ये वाला टायर जमीन पे बहुत ज्यादा प्रेस करने लगेगा, बाहर वाला टायर। ये बात क्लियर हुई? ये कंडीशन आ जाएगी टॉपलिंग में, राइट? यस सर। ओके, अब देखो आपको टॉर्क को जो है बैलेंस करना है यहाँ पे, मान लो जस्ट टॉपलिंग वाली कंडीशन है, टॉर्क बैलेंस हो रहा है, अभी भी टॉपलिंग हो नहीं रहा है, मैंने होने वाला है,
लेकिन अभी बैलेंस है टॉर्क यहाँ पे। तो अगर मैं टॉर्क को बैलेंस करूँ, टॉर्क को 0 करूँ, तो ये आपको इम्प्लाई करेगा कि mg/L/2 का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है प्लस mv²/r/h का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो mg/L का क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है। ये मतलब ये एक्चुअली n2 है, ये जो चीज़ है ये n2 है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो mg/L/2 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा mv²r/h इक्वल टू mg/L/2। m से m काट दो तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो आपका v, h और l वगैरह में क्या रिलेशन होगा। तो v आपका जो आएगा आ जाएगा gl बाय कितना आ रहा है, ये rgl आ रहा है, अपॉन में h आ जाएगा, rgl अपॉन में h। तो ये आपको कंडीशन आ रही है v के लिए, इसका रूट कि आपका जो v है वो इतना होगा। रुको मैंने 2 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि ये बाय 2 आया है, mgl बाय, एक मिनट मुझे गलत किया है। mgl/2 किसका टॉर्क लिया था हमने, mg का टॉर्क लिया था, mg का टॉर्क लगेगा इतनी जगह पे, सही है। तो ये कंडीशन हमारी आ जाएगी इसमें टॉर्क के लिए, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर अवर टॉपलिंग, क्लियर। यस सर। तो ओके, यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपकी ज़्यादा हो सकती है अगर आपका क्या ज़्यादा हो, एल ज़्यादा हो। एल ज़्यादा मतलब आपकी गाड़ी ज़्यादा चौड़ी, अगर पतली गाड़ी होगी तो टॉपलिंग इजीली हो सकती है पतली गाड़ी की। तो पतली बस होती हैं या कोई पतली गाड़ियाँ होती हैं तो टॉपलिंग ज़्यादा हो सकती है और आराम से हो सकती है। या फिर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी अगर आपका एच कम हो, एच कम, एच कम कब होता है, आपने देखो जो ऊंची गाड़ियाँ होती हैं उनके टॉपलिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ट्रक आपके होते हैं ऊंचे ट्रक, उनकी टॉपलिंग होती है। और आपने देखा हो जो आपकी फास्ट मूविंग कार्स होती हैं उनकी हाइट कम रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है हाइट कम ताकि टॉपलिंग ना हो। तो अगर हाइट कम होगी तो दे कैन गो विद अ हायर वेलोसिटी विदाउट टॉपलिंग, उनकी वेलोसिटी हायर हो सकती है विदाउट टॉपलिंग। इज इट क्लियर? यस सर। सर mv²r के साथ h/2 आना चाहिए था। mv²/r के साथ क्या आना चाहिए, h/2। h/2 आना चाहिए था मेरे ख्याल से। नहीं h/2 क्यों, h अपने पूरा हाइट लोगे, मैंने h यहाँ तक का हाइट लिया ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का, अच्छा ठीक है, फिर तो सर h ही है, ठीक। h ही आएगा। बुक्स में क्या किया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली उन्होंने l को ना 2x माना हुआ है, 2l माना हुआ है एक्चुअली l को, या फिर h2 करा, तो उनका फिर फॉर्मूला कुछ और आएगा, लेकिन वो मैंने वैल्यू यही होती है सारी। तो ये देख Yes, लेना, sir. कंफ्यूज मत होना बुक में, ठीक है। तो आपका ऐसे होगा। तो आपका जो बाहर का टायर होते हैं वो जल्दी घिसते हैं, इसीलिए सर्कुलर रोडों पे, क्योंकि उन पे ज़्यादा नॉर्मल एक्शन ज़्यादा लगता है। और बाहर की जो रोडें रोडें भी जो होती हैं सर्कुलर में, वो बाहर की तरफ वो पहले खराब होती हैं, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लग रहा होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ। लेट अस मूव टू द सम मोर क्वेश्चंस। ये कह रहे हैं इन अ सर्कस diameter of globe of death, diameter of globe of death is, globe of death मतलब ऐसे कुछ होता होगा, इसका diameter, diameter of globe of death equal to 20 meter, from what minimum height must a motor cyclist start to go around the globe successfully। मतलब वो ये वाली हाइट पूछ रहा है आपसे,
फ्रिक्शनलेस ट्रक माना होगा इसने, तो ये कह रहा है कि हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि ये सक्सेसफुली घूम पाए। सर 5/4D। 5/4t करेक्ट, 25 मीटर आंसर है आपका। यस सर, आ गया। आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई होगी आपने यहाँ पे, और v आपका यहाँ पे जो होगा वो रूट जी आर के बराबर होगा। देखो सब लोग आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पिस्टन वाला क्वेश्चन किसने पूछा था कल? पिस्टन वाला जो क्वेश्चन था, दो बार ट्राई किया है लेकिन उसका आंसर एक ही फॉर्म में आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने एनर्जी से लगाएंगे तो ये तो उससे तो हो ही जाएगा, फोर्स मेथड से तो। चलिए अगला क्वेश्चन कर दें फिर। इसमें लिखा है वेटलेस थ्रेड कैन बियर अ टेंशन, थ्रेड यानी कि स्ट्रिंग जो है थ्रेड कैन बियर अ टेंशन अप टू 3.7 kg weight. A stone of mass 500 gram is tied to it and revolves in a circle of radius to 4 meter. What is the maximum angular velocity of the stone? G equal to 10 लेना है, बताइए। सर 4 रेडियंस पर सेकंड। 4 रेडियन पर सेकंड कैसे निकाला आपने ये? सर टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। अच्छा सर m बाय m ओमेगा स्क्वायर r। तो सर ठीक है cool। बाकी लोग भी निकालो फटाफट।
निकाला बाकी लोगों ने आंसर? ये कर रहे हो अभी? सर हो गया। डन। ओके ठीक है, तो उसका आंसर जो आ रहा है कितना आ रहा है आपका? 4। 4। तो निकाल लेंगे इसे, ठीक है। तो इजी है, इसे हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि एक पार्टिकल है, इसका मास जो है 0.2 kg है, और इसको मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, जिसका कि लेंथ या फिर आपका रेडियस ऑफ द सर्कल जो आएगा यहाँ पे 1.2 मीटर है, ऐसा कनेक्ट किया हुआ है आपको। इसको एक स्पीड दी गई इनिशियली 8 मीटर पर सेकेंड की, 8 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है इस केस में जब ये स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो चेंज इन टेंशन कितनी होगी? चेंज इन टेंशन। सर ये बी पॉइंट बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये पहले वर्टिकल था ये। सर 2 न्यूटन। टेंशन या चेंजिंग टेंशन? चेंज इन टेंशन। नो, चेंजिंग टेंशन यहाँ पे जो लिखा है आंसर में दिया है 6 न्यूटन। सर 6 न्यूटन आ गया। बाकी लोग भी निकालो यहाँ पे, टेंशन देखो यहाँ पे ए पे तो इजी है निकालना। mg प्लस mv स्क्वायर बाय r 38/3 आएगा ये तो। 38/3 आ रहा है। ओके, यस सर। और बी पे कितना आ रहा है? सर बी पे आ रहा है तो 10/3। m/3। ओके, इनको फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। सर 20/3 आ रहा है, 20/3। 20/3।
तो यहाँ पे को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एक ही तो हमें पता है वेलोसिटी, वी बी निकालना पड़ेगा पहले तो वी बी निकालोगे तो यहाँ की टेंशन आ जाएगी। ठीक है, डन। सब लोग निकाल पा रहे हैं? यस सर। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एम जी एच आ जाएगा, एम जी आर आ जाएगा। तो सॉल्व करके निकाल लेंगे हम वी बी का वैल्यू, उसे यहाँ पुट करेंगे तो टेंशन आ जाएगी यहाँ पे बी पे। एक ही टेंशन हम यहाँ से निकाल चुके हैं ऑलरेडी, माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का न्यूटन लॉ वगैरह क्लियर ही हो गया मेरे को लगता है, मेडिकल वालों का जो भी क्वेश्चन निकाल पा रहे हो आप लोग तो, मेडिकल वाले स्टूडेंट जो हैं हमारे। बॉल ऑफ मास 0.5 kg अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग of length 0.5 meter. Ball is rotated on a horizontal circular path about a vertical axis. इसको ऐसे घुमाया जाता है horizontal circular path पे। String can bear maximum tension 324 Newton। तो आपको बताना है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी हो सकती है इन रेडियन पर सेकेंड। In radian per second, what is the maximum speed? सर क्या बताना है? ओमेगा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इसकी जिससे घूम सकता है यहाँ पे कितनी हो सकती है? ओके सर 6 मीटर पर सेकंड। हाउ मच? सर 36। 36। एक मिनट रुको, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये हाँ 36 करेक्ट। क्या बात है, आज थोड़ा फ्लो में लग रहे हो सब लोग। सर ये आसान टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक आसान है, यस प्रैक्टिस कर रखी होगी आपने इसलिए आसान लगा होगा आपको। सर कर रखी है थोड़ी बहुत। ओके, हाँ वही है, जिस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लोगे आसान लगने लगेगा। एसएचएम में करोगे तो एसएचएम आसान लगेगा। बाकी लोग भी बताओ फटाफट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, टेंशन इधर को एक्ट करेगा इस पे, एमजी नीचे, और आपको फिर बोलना पड़ेगा कि टी के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे आपको। ये थीटा है मान लो, हाँ इसको ब्रेक करना पड़ेगा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा है ना, टी साइन थीटा जो। हाँ जी सर इसमें ऐसे करने की जरूरत क्या है सर, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। जो वर्टिकल है वो फिर उसके चारों ओर वो घूम रहा है, ये पार्टिकल जो भी है।
मैंने आप साइक्लिस्ट वाला केस से वो कर रहे हो उस टाइप सर का? मैंने कुछ किया था सॉरी क्या बोल रहे हो? सर, जैसे कि सर ये रॉड है उसे हाँ। वर्टिकल कर दो सर, और उसके चारों तरफ ये पार्टिकल घूम रहा हो, तो सर उसमें से टी का एक कॉम्पोनेंट थोड़ी एक्ट करेगा, उसमें तो पूरा टेंशन ही इक्वल टू mv² r/r के इक्वल हो जाएगा ना। क्यों? टेंशन तो इस डायरेक्शन में कर रहा है ना। सर क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है। क्वेश्चन में फिगर हाँ गिवन है। सर क्योंकि मैंने ये फिगर गिवन है यहाँ पे, थीटा दिया है कि उन्होंने? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपने डायरेक्ट माना था इसको? मास रोटेटेड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। हाँ इसमें गिवन है, थीटा वगैरह गिवन नहीं है, लेकिन ऐसा गिवन है आपको। सर वैसे तो इसमें वर्टिकल एक्सिस का है सर, आपने तो हॉरिजॉन्टल लिया इसलिए वो थीटा आ रहा है। नहीं, इसमें ये बोला है कि इट, देखो लिखा है बॉल ऑफ मास 0.5 kg is attached to the end of a string having length 0.5 meter. Ball is rotated on a horizontal circular path. तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, तो ऐसे रोटेट करेगी सर्कुलर पाथ अबाउट वर्टिकल एक्सिस, माने इसके अबाउट। यस सर। तो मैक्सिमम टेंशन दैट स्ट्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन। तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल इन रेडियन पर सेकेंड इज, ऐसा क्वेश्चन है नहीं? तो आपको कंपोनेंट तो लेने पड़ेंगे यहाँ पे। टी का ये वाला कंपोनेंट लोगे तो टी कॉस थीटा लोगे, और ये टी साइन थीटा। तो आपका जो टी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा आपका इक्वल टू mv²/r के या m⍵²r के, और टी कॉस थीटा हो जाएगा mg के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी थीटा नहीं पता लेकिन टी पता है मैक्सिमम, तो क्या करेंगे हम? थीटा तो नहीं पता, अगर थीटा पता हो तो डिवाइड कर दे दोनों को। यस सर। लेकिन हमें थीटा नहीं पता, यहाँ पे हमें टी पता है, टी कितना हो सकता है मैक्सिमम। सर इसमें तो वैसे वर्टिकल एक्सिस के उसमें पूछा ना, अगर वर्टिकल एक्सिस है तो उसमें mg तो एक्ट करेगा ही नहीं। क्यों? mg सर टी तो सीधे m⍵² r के इक्वल हो जाएगा ना। टी साइन थीटा या टी? सर सिर्फ t। क्यों? टी के डायरेक्शन तो इधर को है ना, तो बराबर कैसे हो जाएगा? ये m⍵²r तो इधर को है और टी इधर को है, तो आपस में बराबर कैसे होंगे? सर ये तो कुछ सर हॉरिजॉन्टल का है, तो हॉरिजॉन्टल में तो बिल्कुल वैसे लगेगा ना, स्ट्रेट। घूम तो हॉरिजॉन्टल में रहा है ना, स्ट्रिंग ऐसे टंगा हुआ है, तो लिखा हुआ है स्ट्रिंग ऐसे टंगा हुआ है अपने ऊपर, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है ना यहाँ पे, स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स है और ऐसे सर मैं घूम रहा है। ये 90 डिग्री कर रहा हूँ। इतना डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। नाइनटी नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो करना पड़ेगा। खरा बाकी लोगों ने किया? सर इसमें फिर सर एक ठीक है, इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें डालनी होगी। या तो ऐसे कर लो, टी की इक्वेशन निकाल के डाल लो, या फिर आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो। स्क्वायर करके ऐड करोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या 1 हो जाएगा। यस सर। कोई और भी कुछ बोल रहा था? समथिंग, somebody was saying something। सर यहाँ पे टी मैक्स का मतलब क्या हो गया? मतलब टी एम जी के इक्वल होगी, मेरे ख्याल टी मैक्स कब होगा जब टी एम जी के इक्वल हो जाएगा। नहीं, लेकिन एम जी के इक्वल हो नहीं सकता ना यहाँ पे। टी मैक्सिमम का मतलब ये है कि भाई आप अगर ओमेगा बढ़ाओगे, अभी देखो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, m⍵², ये आ रही है m² ओमेगा की पावर 4 r² प्लस m² g², इसका अंडर रूट आ रहा है आपका टी। तो यहाँ पे mg का वैल्यू तो फिक्स है, यहाँ पे आप ओमेगा चेंज कर सकते हो। अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो मेरा टेंशन बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम टेंशन में ओमेगा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर वो टूट जाएगा स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे ओमेगा पे डिपेंड करेगा टी एंगल, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। सर तो ओमेगा तो फिर क्या मतलब बढ़ेगा घटेगा कैसे? वो तो आपके घुमाने के ऊपर है, आप कितना घुमा रहे हो तेजी से। अगर आप तेज घुमाओगे तेज घूमेगा, ओमेगा तेज होगा। आपने उसकी स्पीड कम रखी है तो कम घूमेगा, वो धीरे धीरे घूमेगा। सर तो वो थीटा से तो कोई डिपेंडेंट नहीं है ना उसका ओमेगा? नहीं, थीटा से कोई डिपेंडेंट नहीं है। ओमेगा तो हमारे ऊपर है कि हम कितना रखेंगे उसको। वही तो कह रहा है ओमेगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आपके ऊपर आप कितना तेज से घुमाते हो। आप उसे इनिशियल स्पीड जो दोगे, अगर आपने ज्यादा स्पीड दे दी उसे इनिशियली, तो ज्यादा ओमेगा से घूमेगा ये। आपने उसे इनिशियली कम स्पीड दी है तो धीरे धीरे घूमेगा। कितना आंसर आ रहा है ये? टी आपको पता है, यहाँ पे तुम्हें टी पता है और एम पता है, बाकी चीजें पता है, तो ओमेगा निकालना है। अब निकालो ओमेगा कितना है। सर हाँ जी, सर क्लास कब तक चलेगी सर? 8 बजे तक। अरे 7:30 क्लास थी क्या ये? यस सर, 7:30 बजे ओ तक। आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, तो भूल मैं बहुत टाइम मिल गया आज मुझे। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं फिर से। सॉरी सॉरी सर सॉरी। वैसे सर इसमें टी मैक्सिमम का है, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि जो टी का पूरा कंपोनेंट है, मतलब पूरा टी, वो सिर्फ एम ओमेगा स्क्वायर आर को ही बैलेंस कर रहा हो सर, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है ओमेगा भी। ओमेगा मैक्सिमम तभी होगा जब पूरा टी उसके डायरेक्शन में ही होगा। वो तो तब हो सकता है कि ऐसे घूमने लगे ये। आप ये बोल लो केस ऐसा हो जाए पेंडुलम, यस सर, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे घूमने लगे, आप ये बोल लो। यस सर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहीं पे टूट जाए, तो जब जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ा रहे होगे, हो सकता है इसका एंगल बढ़ रहा हो ये थीटा, लेकिन हो सकता है उससे पहले ही टूट जाए, ऐसी कंडीशन ही ना आए कि ऐसे घूमे ये भी तो हो सकता है। तो फिर ठीक है, सॉल्व नहीं हो पाएगा इसमें। हम्म, तो ऐसे फिर सॉल्व हो जाए कैसे होगा? सॉल्व हो तो गया। अगर आपने टी साइन थीटा को ये लिया, टी कॉस थीटा को ये लिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, यहाँ से निकाल लो। ये बन गया ना फॉर्मूला आपका, तो उसमें से आपको सब पता तो है। एम आपको पता है, जी पता है, एम पता है, आर पता, आर आपका, आर कितना हो जाएगा यहाँ पे आर की प्रॉब्लम है। आर आपका यहाँ पे, आर को पहले कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। आर आपका यहाँ पे एल साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा मेरा शायद इजी है ना। यहाँ पे साइन थीटा कट जाएगा डायरेक्ट ही, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया आंसर यहाँ से, ठीक है। यस सर। तो आइए अब तो टी बाय एम एल आ जाएगा, उसका रूट इज ओमेगा। टी आपका 324 है, मास 0.5 इंटू 0.5 0.25, यानी कि 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 324 इंटू 4 का रूट। इसका रूट देख लो कितना आ रहा है, 36 आ जाएगा। 36 आ रहा है, 36 का आंसर। क्लियर? ठीक है, यस सर। सर एक बार बता दीजिए सर। भाई ऐसा केस था आपका, टेंशन इधर को थी है ना, तो मैंने इसके यस सर। दो कंपोनेंट ब्रेक किए। इधर को टी कॉस थीटा, ठीक है थीटा, ठीक है टी साइन थीटा। इस पे इसके अलावा जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा एम जी। और अब ये 3 फोर्सेज हैं आपके पास, तो इसमें से ये वाला फोर्स जो होगा टी साइन थीटा, ये से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, तो टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये जो दोनों फोर्स होंगे ये आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। मुझे थीटा नहीं पता यहाँ पे, और मुझे मैक्सिमम टी पता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये आर है, आर मेरा ये वाला रेडियस है, इसको मैंने कर दिया एल साइन थीटा, क्योंकि एल कॉस थीटा तो ये पॉइंट इतना हो जाएगा, और ये चीज़ आपकी जो होगी आर, वो एल साइन थीटा के बराबर होगी, तो यहाँ पे मैंने एल साइन थीटा पुट कर दिया इसको, तो ये कंडीशन मेरी ये बन गई।
उस थीटा से थीटा कैंसिल, तो आपका जो ओमेगा है वो आ गया T/ml का रूट। अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, तो रिवीजन फिनिश है आप लोगों का सबका। अब पेपर दो ढंग से सब लोग। मेडिकल मेथड रिक्वायरमेंट होगा तो फ्रिक्शन वगैरह देख लेंगे, अदरवाइज इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। फ्रिक्शन देखना है मेडिकल में, फ्रिक्शन एंड फोर्स वगैरह कुछ करना है सर फ्लूइड वाला बाकी लोग मेडिकल वाले। इंजीनियरिंग का तो कंप्लीट है। सर क्या चीज, कौन सा चैप्टर? सर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है चलो देख लेंगे फिर, जो भी अगली अगली क्लास होगी तो उसमें जो भी आप बोलोगे कर लेंगे, सब देख लेंगे आप सब लोग क्या बोलते हैं। ओके ओके सर। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।